नमस्कार। नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हार्दिक बधाई। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी समूह में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हिंदगी कहानीशाला की अंतिम कड़ी कहते हुए मुझे दुःख भी लग रहा है, पर इस बात से बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कहानीशाला में बहुत लोग जुड़े और बहुत लोगों ने अपने कहानियाँ भेजी। ऋषि जी नमस्ते, त्रिलोकनाथ जी नमस्कार। और ये जानकर बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कहानीशाला में बहुत लोगों ने अपनी कहानियाँ भेजी, जिसके कारण मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने प्रश्न भी करे और हर कार्यक्रम में मैंने उनके उत्तर भी दिए हैं, उनका समाधान किया है और सबसे अच्छी बात ये रही कि फिर उन्होंने उस बात को समझते हुए हमें कहानीशाला की अगली कड़ी के लिए कहानियाँ लिखकर भेजी। मुझे अ, मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि आपने जो थे वो प्रश्न पूछे क्योंकि इससे ये पता चला कि हमारा कार्यक्रम इतना सफल हुआ और लोगों की उसमें उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया, कहानी लिखना चाहा और सबसे बड़ी बात है कि कहानी लिखने से संबंधित प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने हमें अपनी वो कहानियाँ भेजी, जिन्हें हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। जिन 9 लेखकों की कहानियों का चयन हुआ था, उनके मैं हर बार नाम आप सबके सामने रखती हूँ। तो आज भी मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी। डॉक्टर उमा मेहरा की पूँछ वाली सुनहरी पतंग, सुषमा रजनीश की भालू की परेशानी, राजेंद्र कुमार सिंह की बूंद-बूंद मिलकर बनती है सागर, शिवचरण सरोहा की सच तो यही है, अंजू छारिया की पश्चाताप के आंसू, नीरू सिंह की डांस क्लास, अंशु आनंद की त्याग, डॉक्टर विजयानंद की नाक की अशरफी और दीपिका शर्मा की भगवान करे। हिंदगी हिंदी है जिंदगी समूह के जो एडमिन है ऋषि जी, उनका आज जन्मदिन है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो इसी तरह से हमेशा बहुत क्रिएटिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ढेर सारे नए नए प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकेंगे और सभी को अपनी बात शेयर करने का मौका मिलेगा। उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आप इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स देते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे लिए ये कई बार संभव नहीं होता कि मैं कार्यक्रम के बीच में वे मैसेजेस पढूँ क्योंकि फिर मेरा ध्यान कंटेंट से भटक जाता है। पर इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप लोग जो कमेंट देते हैं और जो कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, फीडबैक देते हैं, उससे हमारी ये कोशिश रहती है, हमारे समूह की ये कोशिश रहती है कि हम कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ये कार्यक्रम हमारा नहीं है बल्कि ये कार्यक्रम आप लोगों का है क्योंकि आप लोगों ने ही इस कार्यक्रम को इतना पसंद किया और इसे आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। और हर कार्यक्रम में मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए, उनका समाधान किया और बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहानीशाला की अगली कड़ी के लिए जो है वो हमें कहानियाँ लिखकर भेजी। ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग था जो शायद पहली बार किसी मंच पे इस तरह से आया। इसके लिए ऋषि जी की मैं एक बार फिर से आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को आपके सामने पेश करने का मौका दिया। तो ये बड़ा ही एक तरह से देखा जाए तो सुखद और अनोखा अनुभव रहा आपलोगों के साथ जुड़कर, आपकी कहानियाँ पढ़कर, आपको कहानियाँ सुनाकर और ढेर सारी कहानियों के बारे में बातचीत करके। आपकी जो अधूरी रचनाएँ हैं, आपने जो हमने आपको अधूरी रचनाएँ दी, आपने उन्हें पूरी करके भेजा। उन्हें पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई, ख़ास तौर से बच्चों ने
बच्चों ने जो कहानियाँ भेजी, जैसे लास्ट टाइम पे अनुभूति ने भेजी थी, वो मात्र 11 साल की बच्ची है और उसने अपने प्रश्न रखे थे और कार्यक्रम सुनकर उसने कहानियाँ लिखना सीखा और वो कहानियाँ लिख रही है। तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है, हमारे बच्चे आगे आएँगे, वो कहानीशाला अगर देखेंगे, वीडियोज़ तो पड़े ही रहेंगे और उनसे अगर सीखते हैं और कहानियाँ भेजते हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज मैं कहानियों के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, जो कहानी के लिए बहुत आवश्यक हैं, या ये कहिए कि वे कहानियों का श्रृंगार हैं। उनके बिना कहानियां अधूरी हैं। कहानियों में मुहावरों का प्रचलन और विराम चिन्हों के बारे में आज मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगी। विराम चिन्ह कहानियों को किस तरह से एक जीवंत रूप दे देते हैं और अचानक ही आपकी कहानियां, जैसे परीलोक की परियां हमारे सामने आ जाती है, वैसे वो कहानियां सजीव हो उठती हैं। तो इसीलिए कहानियों में विराम चिन्ह बहुत आवश्यक है। विराम चिन्हों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कहानियां मेरे पास आई हैं और उनमें पूरी कहानी में, आई रिपीट, पूरी कहानी में कहीं भी एक भी विराम चिन्ह नहीं है और इस वजह से मुझे उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई। मुझे बहुत समय लगा ये समझने में कि वह वाक्य कहाँ पर जाकर खत्म हुआ, कहाँ पर जाकर शुरू हुआ, या अगर वो बीच में समाप्त हो गया तो कहाँ समाप्त हो गया। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और वो मैं अगला वाक्य कहाँ से शुरू करूं। तो जो कहानी मात्र 3 से 4 मिनट में पढ़ी जा सकती है, उसी को पढ़ने में मुझे आधा पौन घंटा लगा। तो इसीलिए मैं विराम चिन्हों के बारे में बहुत विस्तार से तो नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी बातें हैं उन्हीं को बताऊँगी, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की एक समय सीमा तय है। विराम चिन्ह एक तरह से देखा जाए तो जितने ज़रूरी हों उतने ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वे बहुत ज़्यादा लग जाएँगे तो वाक्यों में सुंदरता नहीं आ पाती है और अगर कम लग जाएँ या गलत लग जाएँ तो उनका अनुचित प्रयोग हो जाएगा। तो जो वाक्य है उसका पूरे वाक्य का अर्थ का अनर्थ होते हुए पल भर भी नहीं लगता। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। इसीलिए अपनी लेखनी को, अपनी कहानी को, अपनी रचना को प्रभावी रूप से जो सुंदर बनाने के लिए लेखक करता है, तो वो कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और मैं बीच में पॉज नहीं ले रही या एक ही सांस में पूरा पूरी ये कहानी जो है, जो मैं आपसे सुनाऊंगी आपको, या मैं जो आपसे बात करूंगी, अगर मैं बोल दूंगी तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या चीज शुरू हुई थी और क्या चीज खत्म हो गई। तो अगर विराम चिन्हों का प्रयोग कहानी में नहीं किया जाए या लेख में नहीं किया जाए या निबंध में नहीं किया जाए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी रचना में अगर विराम चिन्हों को छोड़ दिया जाए तो उसके बिना हम उस रचना के होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रचना तो होगी पर वो खूबसूरत रचना नहीं होगी। आपको अपनी ही कहानी पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे कि ये जो है ये मैंने ही लिखी है या किसी और की कहानी है। अगर हम तकनीकी भाषा या पूरी परिभाषा के रूप में कहते हैं तो इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हमें ठहराव की जरूरत होती है, या हमें लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी महत्वपूर्ण जगह पे रुक जाना चाहिए ताकि पाठक की जो उत्सुकता है, जो क्यूरियोसिटी है, वो बढ़े। कभी वाक्य के अंत में या बीच बीच में जब भी हम सांस लेने के लिए रुकते हैं तो उसे हम विराम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिया अपनी बात खत्म करके। तो हम जो वाक्य कह रहे हैं जब वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। पूर्ण विराम के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर जैसे कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उनमें बच्चे भी हैं और वे कहानी लिखकर हमें कहानियां अपनी भेज रहे हैं, तो ये मैं बच्चों के लिए भी बता रही हूँ ताकि वो लिखने में बिल्कुल क्लियर हो सके। अगर गलत जगह पर पूर्ण विराम लगा हुआ है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि वाक्य जो है वो खत्म हो गया है या वाक्य आधा है, या ये जो आधा वाक्य है या आगे जाकर कहाँ खत्म होने वाला है। कुल मिलाकर इसीलिए जितने भी विराम चिन्ह हैं
पंक्चुएशन मार्क्स जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उनका सही तरीके से उपयोग हो या उसका सही तरीके से उपयोग हो। अगर एक चिन्ह लगा रहे हैं तो वो एक में गिनेंगे सिंगुलर, कई हो जाते हैं तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। अगर गलत जगह पर पूर्ण विराम लगा हुआ है तो वो पूरे आपके वाक्य को खराब कर देगा। कुछ विराम चिन्ह अधिकतर प्रयोग में आते हैं, जैसे अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, पूर्ण विराम और योजक चिन्ह जिसे हम हाइफन कहते हैं, कोष्ठक यानी ब्रैकेट, अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, विस्मयादि बोधक, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक जो होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस के आखिरी में जिनमें आश्चर्य प्रकट होता है, और आदेश चिन्ह होते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग जिसे कहते हैं, रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, लाघव चिन्ह होता है जो एब्रीविएशन, कोई भी चीज को जब हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, एब्रीविएटेड करते हैं, तो वो संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह कहलाता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सबके बारे में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कार्यक्रम का जो है वो एक समय निर्धारित है और मुझे आपकी बहुत मज़ेदार कहानियाँ भी पढ़नी हैं और अधूरी रचनाओं की कहानियाँ भी पढ़नी हैं। तो पर कुछ बातें हैं जो बहुत मुख्य बिंदु हैं वो मैं बताना चाहूँगी ताकि जिन लोगों ने जो हमें कहानियाँ भेजी हैं, उनकी कहानियाँ अगली बार और ज़्यादा प्रभावी हो सके और वो जब भी कहीं कहानी भेजें तो उनको एक अच्छे लेखक के रूप में प्रतिष्ठा मिले। तो जो अल्प विराम होता है उसे थोड़ी-थोड़ी देर में उसमें ठहराव के साथ बातें पूरी की जाती हैं। तो उसमें हम कॉमा यानी अल्प विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सबको पता है। जब भी हम कोई बात पूछते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है तो उस वाक्य की खूबसूरती एक तरह से खत्म हो जाती है। इसी तरह से पूरा तो होता है, जहाँ भी किसी के बारे में आप प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पे कृपया करके एक छोटा-सा प्यारा-सा क्वेश्चन मार्क एंड में ज़रूर दे दिया करिए। एक और उदाहरण देती हूँ जिन्हें हम संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह कहते हैं, एब्रिविएशन साइन। तो कहानी में लेख और यहाँ तक कि सैल्यूटेशन में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी डॉक्टर के आगे या पंडित के आगे संक्षेप चिन्ह लगा देते हैं, तो इससे ये पता लग जाता है कि वो डॉक्टर है। मान लीजिए अगर कोई प्राध्यापक है, तो प्रा लिखकर उसके आगे हम एक छोटा-सा गोला बना देते हैं। इसी तरह से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मैं अपना आपको उदाहरण दूँ तो मैंने जैसे इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की हुई है, तो मैं अपना नाम लिखती हूँ तो डा के आगे बिंदु लगा देती हूँ। हर जगह पूरा डॉक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी काफ़ी हो जाता है। तो विराम चिन्हों से वाक्यों में ज़मीन और आसमान का जो अंतर है वो आ जाता है। और अब विराम चिन्हों के बाद मैं आपको मुहावरों के लिए बताना चाहूँगी। मेरे पास ये प्रश्न आया, अच्छा बड़े आश्चर्य की बात है कि 2 लोगों ने पूछा और प्रश्न का जो कारण था, उत्सुकता थी, वो तो सेम था। हाँ, ये बात अलग है कि लैंग्वेज अलग थी। तो उनका ये पूछने का मतलब था कि वो जैसे कहानी लिखना चाहते हैं, तो कहानी में क्या वे मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। वो आपकी कहानी है, आप जैसा चाहें उसको वैसा बनाएँ, उसको उतने सुंदर ढंग से बनाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मुहावरा बहुत अच्छे से आता है, आपको उसका अर्थ पता है, तो आप बिल्कुल मुहावरे पे कहानी लिखिए और बड़ी सुंदर कहानी बनेगी। वो बहुत सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी भी हैं मुहावरों पे, उनसे बड़ा बातों ही बातों में हमें सीखने के लिए भी मिल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है बच्चे मुहावरे याद करते हैं, रटते हैं, उन्हें सिर्फ कहानियाँ पढ़कर ही ऐसे बातों ही बातों में सिंपली कन्वर्सेशन में वो मुहावरे याद हो जाते हैं। टीचर को संटी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मेरे साथ जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। मैं अपनी बात अगर बता दूँ कि अगर बच्चे भी सुन रहे हैं कि मुझे मुहावरे याद करने में बहुत डर लगता था। डर लगता था और साथ में मुझे उनके प्रयोग से बहुत डर लगता था। आया ऊँट पहाड़ के नीचे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और इस तरह जो है बरसाती मेढक तो कभी-कभी निकलते हैं। तो जो हमारे क्लास में सिखाए जाते थे मुहावरे, उनको शायद मैं अपनी क्लास खत्म होने के बाद ही समझ पाती थी। तो एक मुहावरा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उस पर मैं आपको अपनी कहानी एक लिखी है मैंने, उसका उदाहरण देकर बताती हूँ, तो आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी, जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि किस तरह से हम मुहावरों के द्वारा मुहावरों के ऊपर कहानियाँ लिख सकते हैं। प्रांजलि
मेरी कहानी का कैरेक्टर है। तो प्रांजलि की आदत थी कि वो छोटी से छोटी बात को भी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बोलती थी। क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका वह मज़ाक नहीं उड़ाती थी। कई बार तो उसके दोस्त उससे नाराज़ हो जाते थे और कई बार हँसकर टाल देते थे। पर ज़्यादा समय तक उससे कोई भी गुस्सा नहीं रह पाता था, क्योंकि वह बहुत ही मिलनसार और हँसमुख लड़की थी। उसका सिर्फ यही एक दुर्गुण था कि वह जब देखो तब सबका मज़ाक उड़ाया करती थी। सबसे बड़ा दुर्गुण। कितनी भी अच्छाइयाँ हों, अगर आप किसी का मज़ाक उड़ाते हैं, तो ये जो है ये उसका मज़ाक नहीं उड़ता है, ये हम हमारा मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। तो इसीलिए बाकी सब बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे, पर जब वो मज़ाक उड़ाती थी, तो बच्चे बेचारे मायूस हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। कई बार हँसकर टाल देते थे। तो वो खुद को महत्वपूर्ण दिखाने के चक्कर में अपना जो है वो पॉज़िटिव चीज़ें बताती थी और ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हमें सामने वाले को ये दिखाना पड़ेगा कि तुम हमसे थोड़ा-सा कम हो और वही होता है मज़ाक उड़ना। कई बार अनजाने में बहुत लोग करते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता, पर इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो धीरे-धीरे पर दोस्त उसकी इस आदत को समझ गए थे और उन्होंने इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो अनसुनी कर देते थे। एक बार वो अपने दोस्तों से बोली कि मैं इस बार स्कूल के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में यानी कल्चरल प्रोग्राम में ज़रूर भाग लूँगी। तो उसकी जो फ्रेंड थी सोनम, उसने आश्चर्य से पूछा कि तुम क्या करोगी? मैं डांस करूँगी। उसने गर्व से कहा। अमित ठहाका मारकर हँसता हुआ बोला, पर तुम्हें तो डांस आता ही नहीं है। किसने कहा कि मुझे डांस नहीं आता? उसने खिसियाते हुए कहा। मीना मुस्कुराते हुए बोली, हम तो तुम्हारे साथ इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा तुम्हें डांस करते हुए। हाँ हाँ, क्योंकि कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं आया, तो मैं तुम में से किसी को बता ही नहीं पाई कि मैं कितनी अच्छी मतलब डांसर हूँ, कितना अच्छा नृत्य करती हूँ। अरे वाह! सभी दोस्त ये सुनकर खुश हो गए। ये देखकर प्रांजलि को बहुत अच्छा लगा और वह इतरा उठी। कुछ ही दिनों बाद उसकी सहेली नीलम का जन्मदिन था। नीलम ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। जब प्रांजलि वहां पहुंची, तो उसे सबके साथ गुब्बारे फोड़ने और गेम्स खेलने में बड़ा मजा आया। थोड़ी देर बाद नीलम ने म्यूजिक चलाया और सबको डांस करने के लिए कहा। मीना बोली, ना ना ना, आज तो भैया हम सब लोग प्रांजलि का डांस देखेंगे। हमारी फ्रेंड इतना अच्छा डांस करती है कि वो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है, कल्चरल प्रोग्राम में जाने वाली है, और हमने तो उसका डांस देखा ही नहीं है। सब बच्चे खुशी से बोलने लगे, हाँ हाँ हम देखेंगे। पर प्रांजलि ने आश्चर्य से कहा, मेरा डांस? अब तक प्रांजलि ये भूल चुकी थी कि वो सब दोस्तों के सामने अपने डांस करने की डींगे मार चुकी थी। नीलू ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था कि तुम बहुत अच्छा नाचती हो। जब प्रांजलि को कुछ नहीं सूझा, तो उसने बहाना बनाया और उसने बहाना बनाते हुए कहा कि पर मुझे इस गाने पर नहीं, दूसरे गाने पर डांस करना आता है। देखिए, जब एक झूठ शुरू होता है, तो फिर वो झूठों का जो है पूरा सिलसिला जो है अनवरत जारी रहता है। वो बीच में खत्म नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, उसकी फ्रेंड ने कहा, हम दूसरा गाना चला देते हैं। प्रांजलि ने सोचा, इसके पास कौन सा भला हर गाना होगा, इसका कोई म्यूजिक सिस्टम की कोई दुकान थोड़ी ना है। उस दिन पर प्रांजलि का पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो जो भी गाने बता रही थी, नीलम एक के बाद एक करके चलाई जा रही थी। प्रांजलि के कांटों तो खून नहीं, उसे तो बिल्कुल भी नाचना नहीं आता था। सब लोग उसी की तरफ देखे जा रहे थे। तभी प्रांजलि अचानक से बोली, मुझे यहाँ पर नाचने में मजा नहीं आएगा, मुझे तो खुली जगह में नाचने में मजा आता है। ये सुनकर सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सब जो है जोरों से हंस पड़े। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। नीलम बोली, मैं जो हूँ इसकी आवाज बढ़ा देती हूँ म्यूजिक सिस्टम की, जिससे बाहर तक सुनाई पड़ेगा, और तुम बाहर आंगन में डांस करो, हम लोग वहां देख लेंगे। अब प्रांजलि का चेहरा उतर गया, आशा पूरी तरह से उल्टा पड़ गई। वो सबसे बता भी नहीं सकती थी कि उसे तो बिल्कुल भी नाचना नहीं आता था। उसने तो डींग मारी थी। उसने फिर एक बहाना सोचा और बोली, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मौसम है वो कुछ ठीक नहीं है, और शायद ये जमीन भी बहुत उबड़ खाबड़ है। मैं फिर कभी नाचूंगी जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी, जैसे मोर नाचता है ना, मैं तब नाचूंगी। ये सुनते ही नीलम की दादी ठहाका मारकर हंस पड़ी। वो बहुत देर से प्रांजलि और उसके दोस्तों की बातचीत सुन रही थी। वो हंसते हुए बोली, प्रांजलि बेटा,
नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और ये सुनते ही सभी दोस्त मुंह पे हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रांजलि को ये समझ में आ गया कि अब वो कभी भी झूठी डींगे नहीं मारेगी और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी। तो ये थी मेरी कहानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो मैंने मुहावरे पर लिखी थी। तो ये आप अपने पसंद के मुहावरों पर कहानी लिख सकते हैं। तो कहानियों के माध्यम से मुहावरों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से बताया जा सकता है और बच्चों को बातों ही बातों में वो मुहावरा जो है वो जीवन पर्यंत याद रहेगा और वो उसको कभी नहीं भूलेंगे। और अब जो 9 कहानियाँ चयनित हुई हैं, उनमें से मैं आपको 6 सुना चुकी हूँ और आज 3 कहानियाँ हमारे पास बची हैं, वे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको जो अधूरी रचना पूरी करोगे अंतर्गत मैंने आपको कहानियाँ पूरी करने के लिए दी थी, वो 3 कहानियाँ पढ़ूँगी और सबसे आखिरी में मेरी कहानी जो मैं आपको सुनाती हूँ। इस बार मैं अधूरी रचना पूरी करो के अंतर्गत आपको कहानी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये हमारे कहानीशाला की अंतिम कड़ी है। अगर कभी फिर ऐसा कभी कार्यक्रम आगे शुरू हुआ या दोबारा मुझे अवसर प्राप्त हुआ, तो हम लोग कहानियों का सिलसिला फिर से एक बार शुरू करेंगे। तो पहली कहानी मैं पढ़ना चाहूंगी अंशु आनंद की, त्याग। बड़ी ही सुंदर कहानी। अंशु आनंद जी, आपको बधाई। मेरी रोजमर्रा की दिनचर्या में सोहन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सोहन मेरा ऑटो वाला है। वो रोज सुबह 7 बजे मुझे स्कूल छोड़ता है और दोपहर 2:30 पर वापस घर उतारता है। मेरे घर से स्कूल का रास्ता आधे घंटे का है, तो इसी बीच वो मुझसे बतियाता जाता है। मैं भी मन में अपने मन के हिसाब से उसकी बातों का बीच बीच में उत्तर देती रहती हूँ। वो बहुत सीधा साधा तथा नम्र स्वभाव का है। वह वक्त का भी पर बहुत पाबंद है। उसकी एक आदत बहुत अच्छी है। वह दोनों वक्त नमस्ते मैडम कहना कभी नहीं भूलता। इस तरह मैं भी उसके नाम के साथ जी लगाना नहीं भूलती, क्योंकि वो हमेशा मुझे नमस्ते मैडम जी कहकर पुकारता है। स्कूल जाते समय रास्ते में वो मुझसे अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर जानकारी लेता रहता है। इतना कम कमाने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को कुछ बनाने का जो जज्बा रखता है, ये देखकर मैं उससे बहुत प्रभावित हो जाती। एक अजीब सा आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलकता था और उसकी बातों में झलकता था, जिससे मैं ये उसकी बातें जो थी मुझे सोचने पे मजबूर कर देती कि सपने जो हैं वो किसी भी अमीरी के मोहताज नहीं होते। सपने किसी अमीरी के मोहताज नहीं होते। बहुत सुंदर। तो उसकी इस गुणवत्ता के उदाहरण जो है मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी जाकर देती, ताकि वो सब भी जो है इंस्पायर हो। समय अपनी रफ्तार से बीतता चला गया। ना मैंने सोहन का ऑटो बदला, ना ही उसने अपना नियम। ऐसे ही 11 वर्ष बीत गए। आज सुबह जब सोहन मुझे स्कूल के लिए लेने आया, तो मैं उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर चकित रह गई। इससे पहले कि मैं उसकी खुशी का कारण पूछती, वो उतावले स्वर में झट से बोल पड़ा, मैडम जी, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है और बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष का छात्र है। और ये कहते हुए उसने वो डिब्बा मेरे हाथों में पकड़ा दिया। साथ ही उसने कहा, मैडम जी, मुंह मीठा कीजिए, ये आपके आशीर्वाद का नतीजा है। अभी मैं कुछ बोलती, इसके साथ ही उसने कहा कि मैडम जी, ऑटो में बैठिए, स्कूल को देर हो जाएगी। पर रास्ते में मैं अपने आप को उससे पूछे बिना रह नहीं सकी। मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने बिना व्यर्थ समय गवाए हुए उससे पूछ लिया कि इतनी कम आमदनी के बावजूद तुम अपने बच्चों को तुमने इतनी उच्च शिक्षा कैसे दिलवाई। उसने कहा, मैडम जी, ऑटो रिक्शा चलाने के साथ साथ मैं खाली समय में कुछ ना कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची कुची कद्दू, बैगन, तरोई, लौकी जैसी मौसमी सस्ती सब्जी खरीद कर पहुंचता था और मैं वही खाता था। तो फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे ये सब खा लेते थे? तो उसने कहा, मैडम, एक दिन मेरा लड़का मेरी परोसी गई थाली को देखकर एक तो मुझे बड़ा रोना आ जाता है। मेरे साथ बहुत समस्या है ये, मैं ज्यादा इमोशनल हूँ। तो उसने जो थाली परोसी गई थी,
उसको देखकर वो रोने लगा और माँ से बोला, "ये क्या रोज़ वही सब्ज़ी? मैं नहीं खाता। मेरा कोई मित्र स्कूल में ऐसी सब्ज़ी नहीं खाता, मैं नहीं खाऊँगा। ऊब गया हूँ मैं ऐसी सब्ज़ी खा-खा कर।" उसकी ये सब बातें मैं भी सुन रहा था। मैं उदास मन से उसके पास गया और बड़े प्यार से उसको समझाया। मैंने सबसे पहले तो उसके आँसू पोंछे और मेरे कहने से वो चुप हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि बेटा, सिर्फ़ अपनी थाली देखकर दूसरों की देखेगा तो तेरी अपनी भी थाली चली जाएगी। और सिर्फ़ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इसी रूखी-सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था, उसने चुपचाप खा लिया। उसके बाद से मैडम जी, मेरे बच्चों ने मुझसे किसी भी प्रकार की कभी कोई माँग नहीं रखी। आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है, उसकी इन बातों ने मुझे निःशब्द कर दिया। इतने में मेरा स्कूल आ गया और मैं ऑटो से उतर गई। पर चलते-चलते मैं उसी की बातों के बारे में और आजकल के बच्चों की मानसिकता के बारे में सोचने लगी कि क्या वो अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डालकर ही उनसे अपनी माँगों के लिए हठ करते हैं। अंशु जी, बहुत खूबसूरत कहानी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपका कहीं का रियल एक्सपीरियंस है, या ऐसी घटना आपने देखी है, तभी आप इसका इतने अच्छे से वर्णन कर सकें। दूसरी कहानी है हमारे पास पश्चाताप के आंसू। ये कहानी है अंजू छारिया जी की। बड़ी प्यारी सी कहानी। एक छोटा-सा गाँव था, जहाँ चारों ओर खुशहाली और हरियाली फैली हुई थी। उस गाँव में एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ गंगा नदी थी। दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। बीच में जो गाँव था, वो आकर्षण का केंद्र था। उसी गाँव में एक छोटा-सा सुखी परिवार रहता था। सभी आपस में मिल-जुल कर रहते थे, सभी बड़े मेहनती भी थे और सभी आपस में मिल-जुल कर एक-दूसरे की मदद करते थे, एक-दूसरे का कार्य करते थे। हँसी-खुशी का माहौल था। उसी परिवार में 2 छोटे बच्चे थे, एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मुनिया था। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। सोनू बड़ा था और मुनिया छोटी थी। कहते हैं ना, जो छोटे होते हैं, वो अपनी बात भला कैसे न कैसे करके मनवा ही लेते हैं। मुनिया भी ऐसा ही करती थी। कोई भी काम को अपनी जिद से, अपने नाज़-नखरों से वो पूरा करवा कर छोड़ती थी। सोनू उसके ठीक विपरीत था। बहुत ही सीधा-साधा बच्चा, कुछ भी नहीं कहता था। मुनिया 10 साल की थी और सोनू 14 साल का। मुनिया को कहीं न कहीं ये घमंड होता चला जा रहा था कि सब उसकी ही बात मानते हैं और यही बात उसके नन्हे से दिमाग में बैठ गई थी, जिसके कारण वो दिन-प्रतिदिन उदंड होती चली जा रही थी। अब तो आलम ये था कि मुनिया को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। ठंड के मौसम में रात को आइसक्रीम खाने की जिद करती थी। रात के समय जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। जिद करने से पर सोनू को जाना पड़ा। सोनू अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। मुनिया बहुत खुश हुई आइसक्रीम पाकर। पूरे घर में घूमती रही, इतराती रही। अपने भैया को ही, जो भैया आइसक्रीम लेकर आया था, उसे ही आइसक्रीम दिखाकर वो लालच उसको ललचवाती रही। शाम को जब सोनू, बड़ी शैतान थी ना मुनिया, बड़ी शैतान सी, प्यारी सी। तो रात को जब सोनू साइकिल चलाने जाता तो मुनिया जिद करने लगती। कभी जिद करती कि उसे साइकिल चलाना सीखना है। सोनू उसे सिखाता तो मुनिया गिर जाती और जब वो गिर जाती तो वो रोने लगती और फिर सोनू उसकी खुशामद करता तो वो मान जाती। इसी तरह से प्रतिदिन वो जो थी दिन ब दिन अपने नाज़ नखरे, अपने प्यार से, अपने भोलेपन से मनवाती चली जा रही थी और पर वो ज़िद्दी होती जा रही थी। घरवालों की बात नहीं मानना, सोनू पर हर समय नाराज़ होना, ये मुनिया की आम बात हो गई थी। एक बार की बात है, सोनू और मुनिया छत पर खेल रहे थे। अचानक से खेल-खेल में मुनिया गिर पड़ी और मामूली सी उसके हाथ में चोट लग गई, जिससे थोड़ा-सा खून निकल रहा था। बस, फिर क्या था? मुनिया ने खून देखा तो रो-रो कर सारा आसमान अपने सिर पर उठा लिया। इतना ज़ोरों से रोई कि सब लोग परेशान हो गए।
पिताजी भागकर आए। उन्होंने देखा कि मुनिया के हाथ से तो खून निकल रहा है। बस पिताजी ने पूछा ही नहीं कि क्या हुआ है, और बिना कारण जाने पिताजी नाराज हो गए और उन्होंने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और सोनू की तरफ घुमाई। क्रोधवश छड़ी जो है वो तेजी से घुमा दी थी। फिर क्या था, सोनू चित्कार करके जमीन पे गिर पड़ा और उसका सिर फट गया। खून की धारा बहने लगी। ये देखते ही मुनिया की सिट्टी पुट्टी बिल्कुल जो थी वो गुम हो गई, वो बुत बन गई। अभी तक जो मुनिया गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, वो एकदम से चुप हो गई। ये दृश्य पिताजी के साथ साथ मुनिया को भी रुला गया। थोड़ी देर के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। पिताजी मुनिया को गोद में उठाकर माफ कीजिएगा, पिताजी मुनिया को देखते रहे और अचानक उन्होंने सोनू को गोद में उठाया और लेकर भागे डॉक्टर के पास। इधर मुनिया अपनी मामूली सी चोट को भूल चुकी थी और ग्लानि से भर चुकी थी। अब उसे एहसास हो गया था कि आज जरा सी नादानी के कारण कितना बड़ा कांड हो गया। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सोनू मरहम पट्टी करवाकर जब घर लौटा तो मुनिया अपने भैया से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। दुखी थी ना, और सुबकते सुबकते उसने अपने भैया से माफी मांगी और कहा कि अब वो आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तो बच्चों, देखा आपने कि जरा सी भूल और कितनी बड़ी सजा। तो ना वो जोर जोर से रोने का नाटक करती और ना ही इतना सब घटित होता। तो ये वृतांत आज भी जब मुनिया की आंखों के सामने आता है तो उसका मन पश्चाताप से भर उठता है। अंजू जी, बड़ी ही सुंदर कहानी। इस कहानी के लिए आपको धन्यवाद कि आपने इतनी कहानी मेहनत से लिखी, परिश्रम से लिखी और हमें भेजी, मुझे इसको पढ़ने का मौका मिला। तीसरी कहानी है दीपिका शर्मा की भगवान करे। 8 साल की राशि, इसमें जो बच्ची है, जो कैरेक्टर है इस कहानी में, लड़की, उसका नाम राशि है। तो 8 साल की राशि अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जाती थी। दादी के हाथ में पूजा की थाली और जल से भरा हुआ लोटा होता, तो राशि के हाथ में फूलों की छोटी सी टोकरी। राशि हर रोज अपनी बालकनी में लगे गेंदे, चमेली और गुलाब के पौधों को इकट्ठा करती और भगवान को चढ़ाने के लिए फूलों की टोकरी तैयार करती। ये राशि की रोज की दिनचर्या में शामिल था। एक दिन राशि ने अपनी दादी से कहा कि दादी, आप रोज मंदिर क्यों जाती हो? हमारे घर में भी तो एक छोटा सा मंदिर है, आप वहीं पर पूजा क्यों नहीं कर लेती? दादी ने कहा कि जैसे तुम रोज स्कूल जाती हो, उसी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे तुम रोज स्कूल जाती हो आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही मैं भी यहाँ पर आती हूँ भगवान से अपने अच्छे जीवन की कामना करने के लिए। और तुम्हें पता है कि हम भगवान से जो भी चीज, जो भी वस्तु सच्चे दिल से मांगते हैं, सच्चे दिल से हम प्रार्थना करते हैं, वो कभी ना कभी पूरी हो जाती है। तो राशि ने कहा कि क्या दादी, अगर मैं भी कुछ मांग लूं तो क्या मुझे मिल जाएगा? हाँ बेटा, बस अपनी प्रार्थना सच्चे दिल से करना और सच्चा हृदय और निष्ठा होनी चाहिए तुम्हारी प्रार्थना में। अरे वाह दादी! ये सुनकर राशि खुश हो गई और वो बोली, ये तो आपने मुझे बड़ी ही अच्छी बात बताई। अगर दादी मैं कुछ भी मांग लूं तो क्या मुझे मिल जाएगा? हाँ बेटा, कुछ भी मिल जाएगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम मांग लेना। अरे वाह! दादी जी ने तो मेरी परेशानी हल कर दी, राशि ने सोचा। और वो और दादी जो है वापस घर आ गई। सुबह 8 बजे राशि की स्कूल बस आ गई और राशि बस में बैठकर स्कूल जाने लगी। रास्ते में बस में बैठे हुए उसे ख्याल आया कि अरे, आज तो विज्ञान का टेस्ट है और उसने कोई तैयारी की नहीं थी। ये सोचकर राशि मन ही मन घबराने लगी और तभी उसे दादी की बात याद आई कि हम जो भी भगवान से मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। उसने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आज मुझे इस परीक्षा से बचा लो। अगली बार मैं सच में अच्छे से तैयारी करूंगी। बस से उतरकर राशि ने सोचा कि मैं आज देखती हूँ कि भगवान मेरी बात सुनते हैं या नहीं। वो कक्षा में पहुंची और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी सहेली अमीशा उसके पास आई। दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा और आपस में बात करने लगी।
तभी अमीषा ने उससे विज्ञान की परीक्षा के बारे में पूछा। राशि ने कहा, अरे कहाँ, मैं तो भूल ही गई थी तैयारी करना, इसलिए मैंने कुछ भी याद नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे ये परीक्षा जो है कल हो जाए, मैं इसकी अच्छे से तैयारी करूंगी आज। तभी कक्षा में अध्यापिका आई, यानी उनकी टीचर आई, और सबकी अटेंडेंस लगाने के बाद, उपस्थिति लगाने के बाद, उन्होंने सूचित किया कि आज विज्ञान की अध्यापिका अनुपस्थित हैं, इसीलिए आज वह जो कक्षा है वो खेल शिक्षक के द्वारा ली जाएगी। खेल के पीरियड का नाम सुनते ही सभी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई, और राशि की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही ना रहा। वह मनी मन अपनी दादी और भगवान को धन्यवाद देने लगी और सोचने लगी कि भगवान हमारी इच्छाएं सच में पूरी करते हैं। अब तो राशि की आस्था भगवान में दिनों दिन बढ़ने लगी। वही उनका टेस्ट पोस्टपोन्ड हो गया था, इसी वजह से वो भगवान को बहुत मानने लगी। हर बात में ये कहने लगी कि भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे वैसा हो जाए, हर बात में। तो जब राशि का परीक्षा फल आया, तो राशि ने देखा कि अरे, एक तो यहाँ पे मतलब जब उसका रिजल्ट आया, तभी उसको याद आया कि होली के तो बस 5 दिन बचे हुए थे, और वो चाहती थी कि वो नानी के घर जाए, अपने मामा जी के बच्चों के साथ खेले कूदे उछले। और तो उसने भगवान से प्रार्थना करी। उसने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं अपनी नानी के यहाँ भी जाऊं और खूब मस्ती करूं और पढ़ाई भी करूं। तो राशि ने ये बात जो है भगवान से कह दी और अपनी मम्मी के साथ नानी के घर चली गई। तभी अचानक ये खबर फैलने लगी कि देश में कोरोना नाम की बीमारी ने पैर पसार दिए हैं, और इस कारण कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित हो गया। इस कारण राशि अपने मामा जी के घर पे ही फंस गई और वहां से वापस आगे आ ही नहीं पाई, मतलब वो लौट कर नहीं आ पाई। उसने मनी मन जो है भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया कि अरे वाह, मेरी ये प्रार्थना भी भगवान ने सुन ली। पर जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, अब वह बोर होने लगी क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रही थी। विद्यालय से भी सूचना आ गई कि अब सारी कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। मामा जी के घर से ही उसे विद्यालय की सारी कक्षाएं बैठकर कंप्यूटर से या मोबाइल से पूरी करनी पड़ेंगी। राशि को अपने घर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने दोस्तों के, अपने स्कूल की याद सताने लगी। वो सोचने लगी कि ये सब कब ठीक होगा और वो कब वापस अपने घर जाएगी। पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन उसका विद्यालय कोरोना के कारण अभी भी बंद था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब कब ठीक होगा, हम कब वापस अपने घर जाएंगे, हम कब पापा से मिलेंगे। राशि की माँ ने कहा, भगवान जाने कब होगा। ये सुनकर राशि ने अपनी माँ को बताया कि मैंने मांगा तो ऐसा था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब इतना लंबा चलेगा। राशि की माँ ने ये सुनकर राशि को बड़े ही प्यार से समझाया कि भगवान से हमेशा मांगना ही नहीं चाहिए, बल्कि भगवान हमें जो कुछ भी दे देते हैं, हमें उसके लिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। राशि को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, और वो सोचने लगी कि यदि सच में कुछ मांगने की बजाय उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया होता, तो आज शायद ये दिन कुछ और होता। और तब से राशि ने ये निर्णय ले लिया कि अब से वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगेगी, और अब वो सिर्फ भगवान को धन्यवाद देगी। बड़ी ही प्यारी सी कहानी, दीपिका जी को बधाई। अब है जो मैंने आपको अधूरी रचना पूरी करो जो भेजा था, उसके अंतर्गत वाली कहानियां। उसमें हमारे पास कहानियां जो आई, उसमें से जो 3 कहानियां हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहली कहानी है नीरू सिंह की, पश्चिम बंगाल से। नहीं खाना, ये मैं शुरुआत से बता रही हूँ, जो मैंने लाइंस बोली थी वो एडेड है इस कहानी में। नहीं खाना, नहीं खाना और नहीं खाना कहते हुए चिंपू पैर पटकने लगा। बिल्कुल भी नहीं खाना, देखता हूँ कैसे नहीं खाएगा, कहते हुए मम्मी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पर भला दुबले पतले फुर्तीले चिंपू की बराबरी मम्मी कैसे करती। वो वहीं पर थक हार के बैठ गई। चिंपू दादी के पीछे छुप गया। नहीं खा रहा तो क्यों जिद कर रही हो, दादी ने चिंपू की माँ से कहा। आपने तो इसे और बिगाड़ रखा है, माँ गुस्से में मेज पर थाली पटक कर चली गई। दादी ने चिंपू से कहा, कहानी सुनोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनूंगा, कहते हुए चिंपू उछलकर उनके सामने बैठ गया। दादी ने कहना शुरू किया।
कहानी और एक-एक और उसके मुँह में डालना शुरू कर दिया। कहानी खत्म होने से पहले ही उसका खाना खाना जो था वो खत्म हो गया और दादी ने अपनी कहानी रोक दी। तो चिंपू ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? बोलो। अरे आगे का तो मैं भूल गई, जब याद आएगा तो सुनाऊंगी। दादी इसी चालाकी के साथ चिंपू को खाना खिलाती थी। दादी तुम बहुत भुलक्कड़ हो। कूदता हुआ चिंपू वहां से चला जाता। अगले दिन जब चिंपू विद्यालय जाता तो लंच ब्रेक में वो और उसका दोस्त टीनू दोनों एक साथ टिफिन करने बैठते थे। और टीनू जो है वो थोड़ा सा खाना खाता और बाकी कूड़ेदान में फेंक देता। अरे तुम रोज रोज खाना क्यों फेंक देते हो? मेरी दादी कहती है कि खाना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, चिंपू ने कहा। टीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं मम्मी के हाथ से खाता हूँ। चिंपू ने ऐसे कोई खाता है? चिंपू बोला। क्यों भला? टीनू ने आश्चर्य से पूछा। मैं मम्मी के हाथ से नहीं, अपनी दादी के हाथ से खाता हूँ और वो मुझे कहानियां भी सुनाती हैं, चिंपू ने कहा। अच्छा, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ रहती हैं? टीनू ने पूछा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्यों? तुम्हारी दादी कहाँ रहती है? चिंपू ने पूछा। मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं, वो अपना काम खुद नहीं कर पाती हैं। मम्मी कहती हैं कि दादी रहती हैं तो काम बढ़ जाता है और ऑफिस वो टाइम से नहीं पहुंच पाती। टीनू ने थोड़े उदास होते हुए कहा। तो अभी कहाँ है तुम्हारी दादी? चिंपू ने पूछा। पता नहीं, मैं जब भी मम्मी से पूछता हूँ तो मम्मी मुझे डांट देती हैं और कहती हैं कि अपना काम करो। पर मैंने मम्मी पापा को बातें करते हुए सुना था कि मेरी दादी गांव में रहती हैं। अच्छा, पर वहां पर उनका काम कौन करता है? चिंपू ने अगला प्रश्न पूछा। पता नहीं, पर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दादी को अपने साथ ही रखूंगा, उनके सारे काम मैं करूंगा। अभी तो मैं बहुत छोटा हूं ना। टीनू के इस बात ने उस गंभीर माहौल को थोड़ा सा तोड़ा और दोनों बच्चों के चेहरे पर एक चमक आ गई। तभी घंटी बजी और दोनों अपनी क्लास में चले गए। उस दिन घर आने के बाद चिंपू शांत था, रोज की तरह उछल कूद नहीं कर रहा था। मम्मी को लगा कि जरूर जो है चिंपू को स्कूल में डांट पड़ी है। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो चिंपू के सारे दिन की न्यूज शुरू हो जाती थी, पर आज चिंपू के पास कोई भी न्यूज नहीं थी। पापा ने चिंपू से पूछा कि चिंपू क्या हुआ? मम्मी कह रही है कि तुम बहुत चुप हो। तो चिंपू जो था वो पहले कुछ बोल नहीं पाया। फिर पापा ने सोचा कि जरूर जो है इसको स्कूल में डांट पड़ी होगी। मम्मी ने इशारे से बताया। तभी चिंपू बोला, पापा मैं दादी के और आपके ना सारे काम कर दूंगा। देखिए बच्चे को देखिए मतलब कितना कितना मासूम बचपन है कि और उनका ख्याल भी रखूंगा, मम्मी की भी मदद कर दूंगा, पर दादी को आप कहीं और नहीं भेजना। और ये कहकर चिंपू रोने लगा। पापा को लगा कि मम्मी ने दादी को कुछ कहा है जिसका असर बच्चे पर पड़ रहा है और वो उन्होंने गुस्से में मम्मी से पूछा कि क्या हुआ। मम्मी और दादी दोनों चकित होकर देखने लगी। तभी चिंपू ने कहा कि पापा, टीनू की दादी जो है वो बूढ़ी हो गई है और वो अपना काम नहीं कर पाती है, इसीलिए उसके मम्मी पापा ने उन्हें गांव भेज दिया है। पापा को सारा माजरा जो था वो पल भर में ही समझ आ गया और उन्होंने कहा कि जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे ही मैं दादी का बेटा हूँ। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो तो भला मैं दादी के बिना कैसे रहूंगा? और तीनों के मम्मी पापा जो हैं ऑफिस जाते हैं, पर दादी घर में अकेली रहती थी, उनका ख्याल कौन रखता होगा? इसीलिए उन्होंने उन्हें तीनों के चाचा के पास गांव में रखा हुआ है, जो उनका ख्याल रखते हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है ना। और जो चिंपू था वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, उसके बाद समझ में आ जाती है और वो जो है फिर से अपनी डेली न्यूज पापा को सुनाने लगता है। तो नीरू सिंह की ये कहानी हमें प्राप्त हुई पश्चिम बंगाल से। नीरू जी बड़ी ही मार्मिक कहानी थी और बड़ी अच्छी कहानी थी और आपने बहुत अच्छा इसका सब्जेक्ट लिया उस कहानी को पूरा करने में। दूसरी जो कहानी हमें मिली है वो है अंशु आनंद की जीत। चिंपू का अब ये रोज का काम हो गया था। मम्मी कोई भी सब्जी बनाती वो जिद पर अड़ जाता, नहीं खाऊंगा। मम्मी उसकी इस बुरी आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्होंने प्यार से चिंपू को कई बार समझाया कि बेटा अगर ठीक से रोटी सब्जी नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? तुम्हारे सभी दोस्त जल्दी बड़े हो जाएंगे और तुम्हें सब छोटू छोटू कहकर चिढ़ाएंगे। चिंपू ये सुनकर थोड़ी देर तो माँ की बात मान लेता, पर खाना खाते समय फिर जो है वो नाक मुंह अपनी सिकोड़ने लगता।
मुझे लगता है आजकल सभी बच्चों की आदत हो गई है। तो माँ का दिल पर बच्चे को भूखा कैसे देख पाता? फिर वो चिंपू जो भी जिद करता, वो उसे खिला देती। उसकी इस आदत से चिंपू के पापा भी बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने चिंपू की इस आदत के लिए डॉक्टर से भी बात की, पर डॉक्टर की सलाह या दवाइयों से भी चिंपू ने खाना खाना शुरू नहीं किया। माता-पिता की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। चिंपू भी कमज़ोर होता जा रहा था। चिंपू को अगर भूख लगती तो वो केवल चिप्स, चॉकलेट या मैगी के अलावा कुछ खाना ही पसंद नहीं करता था। वो सारा दिन यही सब खाता रहता था। अगर उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश करती, तो वो बाहर उगल देता। माता-पिता दोनों ने हर संभव प्रयत्न करके देख लिया, पर कोई परिणाम नहीं आया। एक दिन चिंपू की माँ की सहेली उनके घर आई। पेशे से वो डॉक्टर थी। चिंपू की माँ ने चाय के बाद अपनी सहेली से अपनी परेशानी का जिक्र किया और उसे ये भी बताया कि उसके तमाम कोशिशों का जो है उनकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। तो उन्होंने इनको समझाया चिंपू की माँ को कि अभी चिंपू छोटा है, अभी हम इसकी आदत बदल सकते हैं, पर अगर ये आदत बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी माँ के नज़दीक होते हैं। वो चाहे मुँह से कुछ ना कहें, पर अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। माँ ही तो वो शक्ति है जो बच्चे की हर बुरी आदत को बदल सकती है। दोनों सहेलियों ने मिलकर एक उपाय सोचा। अगली सुबह जब चिंपू नाश्ता करने लगा, तो उसकी माँ भी वही खाने लगी, जो चिंपू खा रहा था। चिंपू ये देखकर खुश हो गया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज क्या आप मेरे जैसा खाना खाओगी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से तुम जो खाओगे मैं वही खाऊंगी। चिंपू ने कहा, पर माँ आप तो बड़ी हो ना, फिर आप कैसे मेरे जैसा खा सकती हैं? माँ ने कहा, क्यों नहीं खा सकती? जब मेरा राजा बेटा वो चीजें खा सकता है जो उसे बड़ा होने से रोक सकती हैं, फिर मैं तो पहले से ही बड़ी हूँ, मैं खा सकती हूँ। बच्चे को माँ की बात आधी अधूरी समझ में आई और वो चुप हो गया। 2-3 दिन माँ ऐसी ही करने लगी। चिंपू खाता, जो भी चिंपू खाता वही जो है उनकी उसकी माँ भी खाती और उन्होंने बिल्कुल भी अलग से खाना नहीं खाया। ये देखकर चिंपू के पापा भी हैरान थे। उन्होंने वो चिंपू की मम्मी से कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम बच्चे को सुधारने के बजाय खुद ही बिगड़ती चली जा रही हो, खुद ही उसका साथ दे रही हो। पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन सुबह चिंपू की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये देखकर चिंपू घबरा गया और उसके पापा भी कहने लगे, चलो चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। पर चिंपू की माँ ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, डॉक्टर को यहीं पर बुला लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर, वो मर जाऊंगी सुनकर जो है वो चिंपू जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, नहीं माँ, आप मरना मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चिंपू के पापा उसकी जो डॉक्टर सहेली थी उसकी माँ की, उनको लेकर आए। उसने अपनी सहेली से पूछा कि क्या खाया तुमने? तो चिंपू की माँ ने बताया कि चिंपू और मैं जब दोनों जंक फूड खाते हैं और सारा दिन खाना नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसा पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने हैरानी से कहा कि अगर आप ऐसा ही खाना खाते रहोगे तो आपका जिगर खराब हो सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो चिंपू की माँ ने कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, अगर मेरा बेटा ऐसा खाना खा सकता है तो मैं भी यही खाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, पर ये तो आप दोनों के लिए नुकसानदायक है। चिंपू रोते रोते कहने लगा, नहीं माँ, आप मर नहीं सकती, मैं आपको कभी मरने नहीं दूंगा। मैं और आप दोनों आज के बाद कभी भी जंक फूड नहीं खाएंगे। अब पापा को सारी बात समझ में आ गई कि ये सब क्या जो है चल रहा था। चिंपू रोते हुए माँ के गले लग गया। बच्चे के आंसू देखकर माँ की आंखें भी नम हो गईं, पर साथ ही माँ जो थी वो अपनी जीत पर बहुत खुश थी। चिंपू के पिता भी माँ के प्यार की शक्ति देखकर दंग थे और अपनी पत्नी की तरफ मीठी मुस्कान में देखकर हंस रहे थे। अंशु आनंद की ये कहानी थी, बहुत रियलिस्टिक कहानी है, अच्छा लगा। और आपकी कहानी पढ़कर अंशु जी, मुझे एक बात याद आई कि जब मेरी बेटी थी वो 3 सवा 3 साल की थी और मैं जब उसकी उससे बहुत परेशान हो जाती थी उसकी शैतानियों से, और मैं थक कर कहती थी, अरे बाबा अब तो लगता है कि मैं मर जाऊंगी, तो वो मुझसे तुतलाते हुए कहती थी कि नहीं, आप मरना मत, अगर आप मर जाओगे तो दाल चावल कौन बनाएगा? तो मैं इसीलिए जिंदा रही क्योंकि मुझे दाल चावल और भिंडी बनाना था। तो खैर, बड़ी सुंदर सी कहानी। अगली कहानी हमारे पास आई है भाग्यम शर्मा की, जयपुर से। चिंटू बेटा खाना खा लो। मम्मी चिंटू के आगे पीछे घूम रही थी। मैंने कह दिया ना, खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे बेटा थोड़ा सा खा लो। मेरा राजा बेटा, आपको मम्मी की बात समझ में नहीं आती?
पर इतने में दादी जो है वो मंदिर से आ जाती और दोनों की बात सुनकर उन्हें बहुत दुख लगता, क्योंकि ये रोज का कार्यक्रम था। दादी कहती, देखो बहू, मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं अम्मा, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोलिए। तुम्हारा इस तरह से चिंटू के पीछे घूमना मुझे ठीक नहीं लगता। क्यों अम्मा, बच्चे को समय पर खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। तुम्हारी बात सही है, समय पर बच्चे को जो है खाना खिलाना चाहिए, ये तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो। पर हमेशा तुम्हें यही करना भी चाहिए। पर अम्मा, मैं आपकी बात नहीं समझी, उसकी मम्मी ने कहा। बच्चे को जब समय से जो देना है वही देना चाहिए। क्या मतलब? दादी ने कहा, चिंटू जरा इधर आना। आया दादी माँ, क्यों बुला रही हो? आज मेरा बेटा, मेरा प्यारा चिंटू, तूने खाना नहीं खाया, क्या बात है? दादी, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, उसके बाद पड़ोस की आंटी गुलाब जामुन दे गई थी। आपको तो पता है मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मैंने 2 खाए, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मैंने मम्मी से कहा कि आप भी खा लो, तो मम्मी ने कहा नहीं तू सारे खा ले, तो मैंने सारे खा लिए। तो दादी, अब आप बताओ भला मुझे भूख कैसे लगेगी? तो मुझे सबका सब जो था वो गुलाब जामुन मेरे पेट में है। मम्मी पीछे पड़ रही है, ये खा ले वो खा ले, मेरे पेट में जगह नहीं है। सही है बेटा, तू जाके खेल, जब तुझे भूख लगेगी तब आ जाना। देख बहू, मैं यही कह रही थी कि जब वो नाश्ता कर चुका था तो गुलाब जामुन उसे क्यों दिया, शाम के समय दे देती। और दिया तो दिया, कोई बात नहीं, उसने और फरमाइश करी तो तुमने उसे सारा दे दिया। उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तुमने ये नहीं सोचा? अम्मा जी, उसे पसंद आ गया था। हाँ सही बात है, उसे पसंद आ गया था, पर हर चीज की कोई लिमिट होती है। मैं तो पढ़ी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। लोग तो बड़े बूढ़ों में जो बड़े बूढ़े हैं वो लाड़ प्यार में नाते पोतियों को जो है वो बिगाड़ देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। पर यहाँ पर तुम उल्टा कर रही हो, बच्चों को तो मीठा पसंद ही होता है। ठीक है अम्मा, अब मैं आगे से जो है वो इस बात का बहुत ध्यान रखूंगी। चिंटू के पापा की दरअसल मृत्यु हो गई थी, ये बहुत वो नहीं थे, इस कारण उसे जरूरत से ज्यादा जो है माँ प्यार देती थी। पर दादी ने ये बात समझाई कि मैं भी तो उसकी दादी हूँ, और मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तुमने सुना होगा। मैं चिंटू को बहुत चाहती हूँ, पर मुझे उसके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अम्मा जी, अब मेरे समझ में आ गया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी और उसे समय पर खिलाऊंगी। तो ये कहानी थी, ये जो है ये हमें भेजी थी जयपुर से भाग्यम जी ने। और अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, लौट आओ पापा। कहानी का शीर्षक है लौट आओ पापा, तो आप समझ रहे होंगे कहानी जो है वो पापा के ऊपर ही है। कहते हैं कि जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, पर इन सभी बातों को झुठलाते हुए आप लौट आओ पापा। घर पर आपकी बहुत जरूरत है। जरूरत तो हम सबको है, पर माँ को सबसे ज्यादा। कल भैया का फोन आया था, बता रहे थे कि माँ अभी भी देहरी पर बैठी रहती है, किसी ना किसी बहाने से। पर हम सब जानते हैं कि वह आपका इंतजार कर रही है। अपनी आंखों से नहीं देख पाई ना आपकी अंतिम विदाई, इसीलिए उन्हें यकीन नहीं होता कि अब आप हमारे बीच नहीं हैं। जब 2 हफ्ते पहले आपके नाती ने उन्हें फोन करके बताया कि उसने अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, तो माँ बच्चों की तरह खुश हो गई थी। मुझसे कहने लगी कि तू भी अपने पापा के लिए एक प्यारा सा कार्ड बना दे। अगर तू अपने पापा के लिए एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बना देगी तो वो भी उस दिन घर लौट आएंगे। उनकी रूंधी हुई आवाज सुनकर मोबाइल के साथ समय भी जैसे हथेली की बचपन की लकीरों में ठहर गया था। मुझे भगवान पर अटूट विश्वास है, पर उस दिन मेरा विश्वास थोड़ा सा हिला। कोई तो करवा चौथ नहीं छूटा उनसे, ना कोई व्रत, ना कोई दान। तो फिर माँ की दिन रात के पूजा पाठ के बदले ईश्वर ने उन्हें देने के लिए वैधव्य ही क्यों चुना? ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। काजल भरी आंखें यूं सूनी हो गईं, जैसे बरसों से कोई सपना ही ना देखा हो। पता है पापा, माँ कभी रोती हैं तो कभी हंसती ही चली जाती हैं। कहती हैं, आप खाना बनाते वक्त दिखते हो, और जब वो थाली परोस कर बैठती हैं तब गायब हो जाते हो। लेकिन पास पड़ोस के कुछ शैतान बच्चों को मनोरंजन का जैसे साधन मिल गया है। वो दरवाजे पर आकर चिल्लाते हैं, अम्मा देखो, बाबूजी आ गए। और माँ सुनते ही, जैसे ही ये सुनती है कि बाबूजी आ गए, वो नंगे पैर दौड़ जाती है।
सड़क तक दौड़ जाती है। भैया बता रहे थे कि 3 दिन पहले वह हीरा हलवाई के सामने की चौराहे पर बैठी हुई मिली थी। बरगद के पेड़ के नीचे अच्छा खासा जमावड़ा इकट्ठा हो गया था, पर माँ को भला इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। वो तो बड़ी तल्लीनता के साथ आसपास खड़े लोगों को आपके किस्से सुना रही थी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ लोग सहानुभूति से उन्हें देखकर वापस घर जाने के लिए कह रहे थे। जानते हो पापा, माँ को बचपन से लेकर मेरे ब्याह तक की सारी बातें याद हैं, पर सिर्फ वो बातें जिनमें आप मौजूद थे। याद है जब बचपन में एक बार मैं और माँ आपके साथ मेला घूमने गए थे। तब आपने माँ को ढेर सारी लाल रंग की कांच की चूड़ियां दिलवाई थी, जिन पर उन चूड़ियों पर सुनहरे रंग की चमकीली किरकिरी लगी हुई थी। माँ का गोरा चेहरा चूड़ियों के लाल रंग से जैसे चमक उठा था, और उनके चेहरे पर लाल रंग की रक्तिम आभा जैसे दमदमा उठी थी। और माँ ने उन चूड़ियों को सारी उम्र ऐसे सहेज कर रखा, मानो वे सोने की चूड़ियां हों। पर आपके नहीं रहने पर जब एक दिन माँ वो चूड़ियां पहनकर आंगन में बैठी थी, तो पड़ोस वाली काकी की नजर छत से माँ के ऊपर पड़ गई। मोहल्ले भर में काकी का आतंक तो आपसे भी छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि काकी ने अपने जीवन का एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं जाया किया था। उनकी ये पूरी कोशिश रहती थी कि वो अपने सामने वाले को खून के आंसू रुला सके, और उन्होंने पूरी मुस्तैदी से इसे अंतिम समय तक निभाया। काकी ने जैसे ही माँ को चूड़ियों के साथ मुस्कुराते हुए देखा, तो वो छत से ही चिल्लाईं, लाल चूड़ियां, घोर कलजुग आ गया। काकी की आवाज सुनते ही मेरी डरी सहमी माँ, उन्होंने दोनों हाथ जो है वो साड़ी के पल्लू के अंदर छुपा लिए। भैया बता रहे थे कि काकी का बस चलता तो सीधे छत से ही कूद जाती, पर न जाने क्या सोचकर वो धड़धड़ाती हुई सीढ़ियों से उतरी, और कुछ ही देर बाद अपने साथ साथ पूरे मोहल्ले भर की न जाने कितनी औरतों को लेकर आ गई। दुनिया भर की न जाने कितनी बातें माँ को सुनाते हुए वो माँ से जोर जबरदस्ती करते हुए उनकी चूड़ियां उतारने लगी। अपमान और दुख से भैया के आंसू छलक उठे। वो जैसे ही आगे बढ़े, चाची ने उन्हें काकी ने उन्हें छोटी छोटी भूरी आंखों से उन्हें घूरा और उन्हें पीछे धकेल दिया। और जब भैया गिर गए तो उन्होंने धक्का देते हुए कहा कि कुछ तो शर्म करो बबुआ। भैया इसके आगे वहां खड़े नहीं रह सके। बाद में भैया ने ही बताया था कि जब माँ किसी भी तरह से चूड़ियां उतरवाने को राजी नहीं हुई, तो दो औरतों ने उनके हाथ पकड़े और एक ने पत्थर से तोड़कर चूड़ियां तोड़ डाली। जो औरतें चूड़ियों का लाल रंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं, वे मेरी रोती बिलखती माँ की सूनी कलाई पर लगे लाल कांच के टुकड़ों से रिसते हुए खून को देखकर संतुष्ट थी। उस खून को देखकर जिसका रंग भी लाल था। वे टुकड़े माँ की कलाई से तो निकल गए, पर मेरे दिल में आकर नश्तर की तरह चुभ रहे हैं, और शायद जब तक मैं जीवित रहूं तब तक चुभेंगे। अब मैं जिधर भी देखती हूँ, मुझे मेरी माँ की वो कांच की चूड़ियों के टुकड़े ही चारों ओर नजर आते हैं। भैया बताते हैं कि उस दिन के बाद माँ ने अपने हाथों में कुछ नहीं पहना। अब माँ की कलाई सूनी है, उनकी आंसुओं से भरी आंखें सूनी हैं, जो देहरी पर बैठी आपकी बाट जो रही है, और वो सड़कें भी सूनी हैं जहां पर आप और माँ मुस्कुराते हुए घूमते थे। माँ को आपने जीवन भर खुश रखा, पर आपके जाने के बाद ये लोग उन्हें खुश नहीं रहने दे रहे हैं। मैं जानती हूँ पापा कि ये चिट्ठी आप तक कभी नहीं पहुंचेगी, पर मेरी बात तो आप तक पहुंच रही है ना। तो आप सिर्फ एक बार लौट आओ पापा। तो ये थी मेरी कहानी, लौट आओ पापा। और अब मैं आज ये नहीं कह सकती हूँ कि अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि या मैं आपको अधूरी रचना दूं, क्योंकि ये कार्यक्रम की अंतिम कड़ी है। आशा करती हूँ कि फिर से अगर कोई नया कार्यक्रम इस तरह का शुरू होगा या प्रारंभ होगा, तो फिर आप सबसे मिलना होगा, आप सबकी कहानियां पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप लोगों से बात करके, संवाद करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऐसा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, आपको देख के, कि आप सब बातें कर रहे हैं। और दशहरे की, विजयादशमी की आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हार्दिक बधाई। नमस्कार।